नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन की। और सामान्य अध्ययन में दोस्तों आज हमारा रहेगा मॉक टेस्ट 6 रहेगा आज। और इससे पहले दोस्तों हमने 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं सामान्य अध्ययन से, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और इस जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों आज के सेशन में, ये सारे दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए भी चलें। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। मैंने आपको बताया था पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल में जो आदि मानव था दोस्तों, उसके मनोरंजन के क्या साधन थे। ऑप्शन देखिए, शिकार, जुआ, संगीत या फिर घुड़सवारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकार। ठीक है, याद रखेंगे पुरापाषाण काल में जो आदि मानव था दोस्तों, वो जंगलों में निवास करता था। ठीक है, और पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था शिकार के लिए। तो मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से किसको जो है चालकोलिथिक एज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, चालकोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बताया था। चालकोलिथिक एज किसको कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण काल को कहते हैं दोस्तों चालकोलिथिक एज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों चालकों की। ठीक है, जो चालको शब्द है दोस्तों, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रीक भाषा का शब्द है चालको। ठीक है, और चालको का हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है। चालको का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, तांबा। ठीक है, तांबा या ताम्र या जो आप कहें। तो याद रखेंगे इसको कि जो चालको शब्द है, ये चालको शब्द दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में हम जो है तांबा बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, ताम्रपाषाण काल का जो मानव था दोस्तों, तो ताम्रपाषाण काल के मानव ने जो है सबसे पहले जो है किस धातु का प्रयोग किया, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ताम्रपाषाण काल में जो मानव था दोस्तों, मानव ने धातु में कॉपर का जो है दोस्तों उसको ज्ञान हो चुका था। और तांबा पहली धातु थी दोस्तों जिसे मानव ने प्रयोग किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखेंगे दोस्तों, तांबा जो है दोस्तों पहली धातु है जिसे मानव ने प्रयोग किया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं ताम्रपाषाण काल से। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपने बताना है कौन सा अंग्रेज था जिसने सबसे पहले जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन देखिए, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जॉन मार्शल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसने दोस्तों सबसे पहले जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने किया, चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, किस वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ऑप्शन क्या रहेगा 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों यजुर्वेद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, बात करें दोस्तों यजुर्वेद की, तो मैंने आपको बताया था यजुर्वेद के 2 भाग हैं दोस्तों। ठीक है, कौन से भाग हैं, 2 भाग हैं, इनके नाम आपको याद रखने। 2 भाग कौन कौन से, पहला है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, क्या है पहला, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। तो ये दोनों जो है दोस्तों, इन दोनों की रचना जो है दोस्तों, इन दोनों को, एक को गद्य में और एक को पद्य में लिखा गया है। तो इसीलिए दोस्तों इसको, इस वेद को क्या कहा जाता है, गद्य एवं पद्य का वेद कहा जाता है। तो दोनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था। तो आपको बताना है बाणभट्ट के बारे में। तो आप सभी ने पढ़ा है बाणभट्ट की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, आपने पढ़ा होगा। बाणभट्ट की रचनाएं हैं जैसे आपका कादम्बरी हो गया, हर्षचरित हो गया। ठीक है, तो
बाणभट्ट जो है दोस्तों किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? ऑप्शन देखिए चंद्रगुप्त, पुलकेशिन, यशोवर्मन या फिर हर्षवर्धन। तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, और बाणभट्ट के द्वारा दो दो प्रमुख रचनाएं की गई। दो प्रमुख रचनाएं जो है प्रमुख हैं बाणभट्ट की, इनको आप याद रखेंगे। पहला है आपका हर्षचरित। ठीक है, पहला क्या है? हर्षचरित। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कादंबरी। ठीक है, क्या है? कादंबरी। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कादंबरी किसकी रचना है? हर्षचरित किसकी रचना है? तो ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ये दोनों रचनाएं हैं बाणभट्ट की। ठीक है, बात करें हर्षचरित की, तो हर्षचरित में क्या है? हर्षचरित में दोस्तों राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, तो याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है किसका परिवर्तित रूप है? तो जो भारतीय संविधान की दोस्तों जो उद्देशिका है, ये किसका परिवर्तित रूप है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला गांधी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, बी ऑप्शन देखिए अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, या फिर नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है उद्देशिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों जो संविधान की जो उद्देशिका है, ये किसका परिवर्तित रूप है? तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो याद रखें दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं, उनको हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन देखिए नागरिकता, चुनाव आयोग में, संविधान की प्रस्तावना में, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं, उनको हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द जो है किस क्रांति से प्रेरित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यानी कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द है, समानता शब्द है और बंधुत्व शब्द है, तो ये किस क्रांति से प्रेरित है? तो याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए रूस की क्रांति, फ्रांस की, चीन की, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द हैं, ये किस क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आप सभी जानते हैं 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, बात करें रूस की क्रांति की, तो रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, यानी कि 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। और चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति हुई थी 1911 में। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेक्युलर जो है, उसका अर्थ क्या है पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो सेक्युलर शब्द है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति, या फिर सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है आपका सेक्युलर शब्द। सेक्युलर का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस पोर्ट को, किस बंदरगाह को जो है बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन देखिए कोलकाता, मुंबई, कांडला या विशाखापत्तनम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का?
किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों कांडला बंदरगाह ये कहाँ पड़ता है आपका? कांडला बंदरगाह है गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है आपका कांडला बंदरगाह, यानी कि कांडला पोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसका नाम क्या हो गया है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब कांडला बंदरगाह का नाम क्या हो गया है? दीन दयाल बंदरगाह हो गया है, ये भी आप याद रखेंगे। दीन दयाल, ठीक है, दीन दयाल बंदरगाह। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है आपका? गुजरात में, कच्छ जिले में है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया? अब दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। और इसी बंदरगाह को, यानी कि कांडला बंदरगाह ही दोस्तों जो है कैसा बंदरगाह है? एक ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है, ज्वारी बंदरगाह। ठीक है, ज्वारी बंदरगाह। ठीक है, एक मिनट, कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कांडला बंदरगाह से। ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, इस बंदरगाह को दोस्तों बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है पूछा जा सकता है आपको? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया? दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दोस्तों इसमें 7वां स्थान है भारत का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसका है, कौन से देशों का है, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वां है। पहला स्थान किसका है? पहला जो स्थान है वो है क्षेत्रफल में रूस का। ठीक है, पहला स्थान किसका है? रूस का है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है कनाडा का। ठीक है, और तीसरा स्थान है आपका अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका। तो पहला, दूसरा, तीसरा भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसके लिए याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है दोस्तों पहला जो स्थान है क्षेत्रफल में कौन से देश का है? रूस का है। दूसरा कनाडा का है। तीसरा अमेरिका का है। और भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए खैबर दर्रा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, भूटान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का? तो खैबर दर्रा दोस्तों ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, जो खैबर दर्रा है दोस्तों ये प्राचीन काल में सिल्क रूट का एक जो है आपका अभिन्न अंग था। ठीक है, किसका? सिल्क रूट का। ठीक है, तो सिल्क रूट का प्राचीन काल में एक अभिन्न अंग था खैबर दर्रा। ठीक है, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खैबर दर्रा जो है दोस्तों किसको जोड़ता है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो खैबर दर्रा है दोस्तों, यह दर्रा अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। ठीक है, कहाँ है अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल। तो काबुल को दोस्तों पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है, यानी कि सीधे आप कह सकते हैं काबुल को पेशावर से जोड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा दर्रा जो है काबुल को पेशावर से जोड़ता है? तो वो है आपका खैबर दर्रा। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांध का नाम याद रखेंगे दोस्तों, पौंग बांध। ये किस नदी पर स्थित है बताना है। ऑप्शन देखिए, गंगा नदी, कावेरी नदी, व्यास नदी या फिर चेनाब नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यास नदी। ठीक है, तो पौंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए पौंग बांध अगर आपको पूछा जाता है कहाँ है, तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है आपका पौंग बांध। ठीक है, याद रखेंगे। इस बांध को दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, और याद रखें हिमाचल प्रदेश के किस
दोस्तों जिले में है, ये भी आप याद रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, ठीक है, कांगड़ा जिला। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़े जिले में स्थित है आपका पौंग बांध, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इस बांध का नाम जो है दोस्तों किसके नाम से रखा गया, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है इस बांध का, तो पौंग बांध का दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। क्या है, महाराणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। ये भी आप साथ में याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। पौंग बांध का दूसरा नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इस पौंग बांध को कब बनाया गया था, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये पौंग बांध जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इसको 1975 में इसको बनाया गया था, ठीक है, 1975, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, महाराणा प्रताप के सम्मान में ये बांध बना था, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों नाम इसको आपको याद रखने हैं, ठीक है। कहाँ आपका पौंग बांध कहाँ है, किस नदी पर है, ठीक है, और साथ ही साथ किसके नाम से इसको रखा गया, कब बनाया गया, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है, हाल ही में किसके द्वारा लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक लिखी है। तो ये दो क्वेश्चन लास्ट के आपके करंट अफेयर्स के, ये मैंने पहले भी आपको बताए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है, ऑप्शन देखिए, एम मोहन, नमिता गोखले, राजेश निर्वाण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नमिता गोखले, ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पुस्तक का नाम याद रखेंगे, ठीक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है, नमिता गोखले ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया है। ऑप्शन देखिए, 19 फरवरी, 20, 21 या फिर 22। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों 21 फरवरी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, हर साल 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दोस्तों मातृभाषा के संरक्षण और बहुभाषी शिक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।